बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते नए। नमस्कार। एफपीओस को लेके लोगों में बहुत जागरूकता आ रही है और हमारे एक साथी अखिलेश चौहान ने हमारा पिछला वीडियो देख के एक सवाल पूछा है कि फिशरमैन प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ जल कृषि, सिंघाड़ा, मछली पालन, मखाना, कमलगट्टा, मोती निर्माण, बतख पालन, कछुआ पालन, झींगा पालन, एक्वाकल्चर आदि जल कृषि, तालाब पट्टा धारक, तलाई, पोखर, स्टॉप डैम, जलाशय के लिए फिशरमैन मछुआ किसान उत्पादक संघ कैसे बनाया जा सकता है, प्लीज़ बताएं। तो मैं आज से आपको ये प्रक्रिया समझाने की कोशिश करूँगा कि एफपीओज क्या हैं और कितने तरह से एफपीओ का पंजीकरण हो सकता है, जिसे भारत सरकार द्वारा अपनी नई नीति में मान्यता दी गई है। तो जितने भी चौहान जी ने जो विषय उठाए हैं ये सभी कृषि के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि कृषि में कृषि और कृषि के अनुषंगिक कार्य मिला के कृषि क्षेत्र बनता है। तो ये सभी गतिविधियां कृषि के अंतर्गत हैं और इनकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है। तो देखिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसान उत्पादक संगठन जो है, इसमें मुख्य रूप से दो तरह की संस्थाओं को भारत सरकार ने सम्मिलित किया है। एक है जो कंपनी अधिनियम के भाग 9 के तहत कंपनी पंजीकृत है, उत्पादक कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के तौर पर, और दूसरा है राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां। तो आप जानते हैं कि सहकारी समितियां और कंपनी दो अलग अलग एक्ट हैं। सहकारी समितियों का जो एक्ट है वो राज्य सरकार का है और हर राज्य सरकार का अपना अपना सहकारी समितियों का एक्ट है, और कई राज्यों में तरह तरह की सहकारी समितियां बनाई जा सकती हैं। तो वो सभी किसान जो काम करना चाहते हैं वो अपने को सहकारी समिति के तौर पर पंजीकृत कर सकते हैं, या वो चाहे तो कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत कर सकते हैं। सहकारी समितियों में जो आयुक्त सहकारिता होते हैं, कमिश्नर कोऑपरेटिव होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं। इसलिए राज्य सरकार का जो दखलंदाजी है वो सहकारी समितियों में सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे जो कंपनी अधिनियम है उसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ ये कंपनी पंजीकृत होती है और ये केंद्र शासन का कानून है। इसमें बहुत ज़्यादा दखलंदाजी रजिस्ट्रार की नहीं होती है, केवल इसमें जो कंपनी अधिनियम के तहत कानूनी प्रावधान हैं उन प्रक्रियाओं का पालन करना होता है और उस हिसाब से कंपनी का संचालन कर उनको नियमित रूप से जानकारियां देना होती हैं। तो जो लोग या तो पहले से प्रोड्यूसर कंपनी चला रहे हैं या कोऑपरेटिव चला रहे हैं, या जो अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनको कुछ उपयोगी चीज़ें मैं बताना चाहता हूं। देखिए, कंपनी या समिति पंजीकरण करना सबसे सरल काम है। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है एक ऐसी समस्या का चिन्हीकरण करना, पहचान करना जिसका समाधान आप करना चाहते हैं। तो आप जहां रहते हैं या जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, सबसे पहले उस क्षेत्र की पहचान करना आपको आवश्यक है कि आप किन गांव में, किस ज़िले में, किस तहसील में या विकास खंड में काम करना चाहते हैं। फिर वहाँ देखिए कि वहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है। देखिए, कोई भी व्यापार या बिजनेस शुरू करने के लिए आवश्यक है कि एक समस्या का चिन्हीकरण आप सही ढंग से करें। क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं। जब हम गांव की किसानों की खेती की बात करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं
से हमारा सामना होता है। पर आप सभी समस्याओं पर एक साथ काम नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, उतने संसाधन आपके पास नहीं होते हैं। मेरे पास बहुत सारे साथी आते हैं, बहुत सारे साथियों के साथ मैं काम करता हूँ जो शुरू में बहुत उत्साहित होते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और क्रांति ला देंगे और पूरे क्षेत्र को बदल देंगे और वहाँ कोई समस्या नहीं रहेगी। भारी उत्साह से वो भरे होते हैं, पर उनके पास कोई भी, जब आप उनसे बात करें तो वो आपको 1000 समस्याएं गिना देंगे, पर जब एक समस्या को चिन्हित करने की बात करते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी कोई कार्य की जो शुरुआत होती है वो शुरू में बहुत छोटे स्तर से होती है और एक ही बिंदु पर होती है। अगर आप बहुत छोटे स्तर पर एक बिंदु से कार्रवाई शुरू करेंगे तो भविष्य में आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे काम कर सकते हैं। पर यदि आप शुरू में ही बहुत व्यापक पैमाने पे काम करने की सोच रहे हैं और शुरू करते हैं तो आपकी सफलता होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत जब बड़े क्षेत्र को लेके या बहुत सारे लोगों को लेके हम शुरुआत करते हैं तो उतने संसाधन हमारे पास नहीं होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आपको क्षेत्र की पहचान करना है और उसकी समस्या की पहचान करना है कि वो समस्या सही क्या क्या है, उसको परिभाषित करिए, उसको लिखिए। फिर उस समस्या के समाधान के लिए आज क्या हो रहा है, क्योंकि समाज में काम तो चल ही रहा है, कोई काम ऐसा नहीं है कि जो काम बंद है। तो खेती में जब हम बात करते हैं तो खेती में हमारे यहाँ एक कानून है, उत्तराधिकार का कानून, कि जब पिताजी मरते हैं तो ज़मीनें बढ़ती जाती हैं और इसीलिए आज 86% से अधिक जो किसान हैं वो लघु और सीमांत किसानों की श्रेणी में आ गए हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक सीलिंग अधिनियम है, एग्रीकल्चर सीलिंग अधिनियम, जिसमें आप एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते हैं। तो इनके कारण हमारे यहाँ जोत का आकार बहुत छोटा है। तो जब जोत का आकार आपके पास छोटा होगा तो आपको कृषि आदानों की कम ज़रूरत होगी। आप बहुत बड़ी बड़ी मशीनें या बहुत कीमती तकनीकी का उपयोग आप छोटी ज़मीन पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतनी लागत का रिटर्न आपको वहाँ से नहीं निकलेगा। तो आप क्या करते हैं कि सप्लाई चेन में जो आखिरी आदमी हैं तो उनसे आप कृषि आदान लेते हैं। अब जो कंपनियां हैं जो कृषि आदान बनाती हैं और जो आखिरी आदमी हैं, इसके बीच में लगभग 4 लोग होते हैं। तो 3 से 4 लोगों का प्रॉफिट देके आपको सामग्री मिलती है। तो सामग्री महंगी मिलती है, उसकी गुणवत्ता की कोई सुनिश्चितता नहीं होती है और समय पे मिल जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरी तरफ जब आप कुछ उत्पादित कर लेते हैं, आप कोई फसल तैयार कर लेते हैं, तो आप जब बाज़ार में जाते हैं तो कमोडिटी मार्केट में 3 लोग प्रमुख खरीदार होते हैं, होलसेलर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर। और ये जो 3 लोग हैं इनकी 3 शर्तें होती हैं जो बेसिक शर्तें हैं। पहली शर्त है ह्यूज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा। दूसरी शर्त है सेम क्वालिटी और कंसिस्टेंट क्वालिटी, एक जैसी गुणवत्ता और लगातार वही गुणवत्ता। और तीसरा कॉम्पिटिटिव प्राइस, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य। अब ये जो छोटा किसान है, छोटा उत्पादक है, वो ये 3 शर्तों को पूरी नहीं कर पाता है, क्वांटिटी, क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो उसको सप्लाई चेन में आखिरी आदमी को अपना सामान बेचना पड़ता है और इस सप्लाई चेन में सामान्यतः 5 से 6 लोग काम करते हैं। तो 6 लोगों का प्रॉफिट घटा के आपको कीमत मिलती है। इसीलिए आप देखिए कि हमेशा जब भी किसान समस्या की बात आती है तो ये बात उठती है कि उपभोक्ता को चीज़ें महंगी मिल रही हैं और किसान को उसका केवल 25% हिस्सा ही मिल रहा है, बाकी लोग ये बीच के लोग ले जाते हैं। तो ये जो बीच के लोग हैं ये वैल्यू क्रिएट करते हैं, वो ऐसे ही नहीं ले जाते हैं, उनकी मार्केट में अपनी सेवाएं हैं जिसकी वजह से वो अपनी आमदनी कमा रहे हैं। तो अगर उनको हमें बाहर करना है और वो आमदनी किसान तक पहुंचाना है तो किसान को वो काम करना पड़ेंगे जो लोग ये काम करते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या काम करते हैं, सबसे पहले छोटी छोटी मात्रा खरीदते हैं,
उसको ग्रेडिंग करते हैं और पैकिंग करते हैं और फिर उसको आगे बेचते हैं। तो ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग, इसकी उनको फ़ायदा होता है और इसी आमदनी को वो अपने पास लेते हैं जो उपभोक्ता से कीमत के तौर पर वो लेते हैं। तो मुख्य रूप से समस्या की जड़ ये है। अब ये जो दो समस्याएं हैं खेती में कि जोत का आकार छोटा हो रहा है और बाजार की 3 मुख्य शर्तें हैं, तो इनके बीच में 2 ही तरीके हैं। एक तरीका है कि जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन मिला लें और एक जैसे तरीके से खेती करें। पर दोस्तों, आप सब जानते हैं कि गांव में ज़मीन का बंटवारा भाइयों के बीच में या परिवार के सदस्यों के बीच में इसीलिए होता है कि ज़मीन आपको उत्पादन के संसाधन के साथ साथ एक सामाजिक स्तर प्रदान करती है। जिसके पास जितनी ज़मीन होती है उतना बड़ा आदमी वो गांव के परिवेश में माना जाता है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे घाटे का काम हो चाहे फायदे का काम हो, ज़मीन नहीं मिला सकता, वो ज़मीन मिला के काम नहीं कर सकता। तो अब दूसरा तरीका ये है कि उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एक जैसा हो जाए। तो जब आप क्षेत्र की पहचान करते हैं तो आपको ये पहचान करना है कि उस क्षेत्र में प्रमुख फसलें कौन सी हैं, खरीफ की कौन सी फसलें हैं और रबी की कौन सी फसलें हैं। अगर वहाँ गर्मियों में फसल होती है तो वो कौन सी फसलें हैं, और हर सीजन की कम से कम 1 या 2 फसल ही आपको चिन्हित करना है जिसके ऊपर आप काम करें। आप ऐसा नहीं 25-30 फसलें चिन्हित कर लें कि ये भी बेचूंगा, ये भी बेचूंगा, ये भी करूंगा, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर फसल के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, अपनी चुनौतियां हैं और वो सब काम आप शुरू में नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि पहले क्षेत्र की पहचान करें, फिर फसलों की पहचान करें, फिर फसलों की पहचान करने के बाद समूह की पहचान करें कि कौन से समूह हैं जिनके साथ आपको काम करना है। वो एक जैसी फसल उगाने वाले या एक जैसे काम करने वाले लोग होने चाहिए। अगर वो मछली पकड़ते हैं तो मछली पकड़ने वाले होना चाहिए, अगर वो डेयरी पालन कर रहे हैं तो डेयरी पालन वाले होना चाहिए, अगर वो सब्जी भाजी पैदा कर रहे हैं तो सब्जी भाजी, अगर सोयाबीन कर रहे हैं, धान कर रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं, या टमाटर की खेती कर रहे हैं, या लहसुन प्याज की खेती कर रहे हैं, या संतरे उगा रहे हैं, या कोई दूसरी फसल उनके पास है, तो एक जैसे समूह को अगर हम चिन्हित करेंगे तो हम व्यवस्थित रूप से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्र की पहचान करना है, फिर वहाँ की समस्या की पहचान करना है, फिर उनमें समस्या में काम को सिलेक्ट करना है, फिर वो काम कौन लोग कर रहे हैं उस समूह की पहचान करना है। इतना प्राथमिक रूप से जब आप काम कर लेंगे तब आप फिर आगे के स्टेज पे काम करने के लिए तैयार होंगे। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ जहाँ लोगों ने बिना क्षेत्र की पहचान किए, बिना समूह की पहचान किए, बिना समस्या को परिभाषित किए और उसका निदान सोचे बगैर एफपीओ बनाए हैं, सोसाइटियाँ बनाई हैं और प्रोड्यूसर कंपनियाँ बनाई हैं, पर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए हैं, या तो वो बंद हो गए हैं या अभी वो चल रहे हैं, तो बहुत छोटा छोटा काम कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन के पहले आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। उस क्षेत्र में जब तक आप जाएंगे नहीं, वहाँ बैठेंगे नहीं, क्योंकि देखिए बाहर से समस्या देखना एक चीज़ होता है या समस्या का किताब में अध्ययन करना एक अलग चीज़ होता है, और जो भोगा गया यथार्थ है, जो अनुभव की गई चीज़ें हैं, उसका ज्ञान अलग होता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि जब आप किसी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो आपको वहाँ रहना चाहिए, वहाँ रह के आप उन समस्याओं से खुद सामना करें, उन समस्याओं को अपने में अनुभव करें, अपने दैनिक कार्यों में अनुभव करें, तो आप देखेंगे कि आप वहाँ के लोगों की समस्याओं के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पा रहे हैं। अगर आप केवल बाहर से काम करते हैं, आज दिक्कत यह है कि भारत सरकार या राज्य सरकारें टारगेट बना देती हैं कि एफपीओ बनाना है, और बाहर से लोग आते हैं, वो उस क्षेत्र में रहते नहीं हैं, वहाँ की उनको उतनी समझ नहीं होती है लोगों के रीति रिवाज के बारे में, वहाँ के संसाधनों के बारे में,
और वो बाहर से एक यूटोपियन आइडिया लेके आते हैं और संस्था गठित कर देते हैं, क्योंकि उनको ये टारगेट होता है, तो उसकी सफलता की संभावना नहीं होती है। तो वास्तव में जो लोग सिंसियरली काम करना चाहते हैं उनको उस क्षेत्र में रह के उस यथार्थ को भोगना जरूरी है। जब तक वो आपकी अनुभूति नहीं होगी तब तक आपके अंदर उसको समाधान का सही तरीका नहीं आएगा। तो दोस्तों, ई फसल में हम लोग ऐसे ही लोगों के साथ काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम हैंड होल्ड सपोर्ट करते हैं, उनको ऐसी तकनीकी और दूसरी चीज़ों में मदद करते हैं कि वो अपनी समस्याओं का हमारे साथ चर्चा करके और उसको परिभाषित कर सकें कि करना क्या है, वास्तव में समस्या क्या है। तो आप में से जो लोग भी इस भारत सरकार की नई योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उनको ये पहले चरण के रूप में ये काम करना आवश्यक है। ये भारत सरकार की गाइडलाइन में भी बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है, तभी आपको उस योजना का लाभ लेने की पात्रता होगी, अन्यथा आपको ये पात्रता नहीं होगी। धन्यवाद।